दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक शिक्षा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं कि वो साइकोलॉजी को समझने की बजाय उसको रटने का प्रयास करते हैं, और यही एक गलती उनके मार्क्स कम हो जाने की वजह होती है, क्योंकि हमेशा गेस सही नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है जहां पर आपको गैस नहीं लगाना, जहां पर आपको समझना है और उस समझे हुए सिद्धांत को अपने दिमाग से साक्षात्कार करके उसका हल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आती है शिक्षा मनोविज्ञान में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, जो हमारे सिद्धांत हैं, सिद्धांत को अगर आप रटते हैं तो वो 4 दिन बाद फिर से आपको रटना पड़ेगा, 10 दिन बाद दोबारा रटना पड़ेगा, उसके बाद रटते रहना पड़ेगा। जबकि यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये सिद्धांत अंदर बैठ जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों में साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व्स, सीखने के वक्र, जिसमें इसका अगला टॉपिक आता है पठार, सीखने में आया हुआ पठार। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका सभी एस्पायरेंट्स इनको रटने का प्रयास करते हैं कि 4 प्रकार के वक्र होते हैं, उन्नतोदर, समतल, ये तमाम प्रकार के। तो उसको रटते हैं और रटने के बाद क्या पता होता है कि एक रटा, दूसरा भूल गए, दूसरा रटा, पहला भूल गए, या तो आप बहुत ज़्यादा जोर देकर उस चीज़ को रटने का प्रयास करते हैं जो कि एग्ज़ाम के समय तक वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको ले जाना चाहूँगा, लेकिन इस सफ़र पर ले जाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि अभी चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे नए टॉपिक्स लाने के लिए। तो दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग कर्व्स, सीखने के वक्र। इसका सीधे सीधे ट्रांसलेशन अगर मैं करता हूं, सीखने के वक्र। लेकिन वक्र समझना सबसे पहले जरूरी है, फिर वो वक्र किसी चीज का भी हो सकता है, सीखने का, सिखाने का, दौड़ने का, पढ़ाने का, कुछ भी। वक्र कुछ नहीं, किसी भी चीज का एक ग्राफिकल, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंटेशन होता है। आप सभी लोगों ने छोटे कक्षाओं में भी ग्राफ पेपर पर ग्राफ्स बनाना सीखा होगा। उदाहरण के तौर पर मैं यदि एक आपको बताता हूं कि यदि कोई मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, 20 किलोमीटर चलती है 2 लीटर पेट्रोल में, 30 किलोमीटर चलती है 3 लीटर पेट्रोल में, और इसी प्रकार से ये हमारे पास डेटा सेट आ जाता है। इसको हम लोग डेटा बोल सकते हैं। 40 किलोमीटर चलती है 4 लीटर पेट्रोल में। दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं इस लर्निंग कर्व्स पर नहीं आया हूं। मैं आपको सबसे पहले छोटा सा एक व्यू देना चाहूंगा कि ग्राफिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ की कॉपी होती थी। उस ग्राफ की कॉपी में एक ग्राफ पेपर होता था, और उस ग्राफ पेपर पे कुछ रेखाएं बनी हुई होती थी, जिसमें हम लोग कुछ मोटी रेखाओं पर कार्य करते थे, जिसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर की रेखाएं हुआ करती थी। तो मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, और इस डेटा को आपको इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, निरूपित करना है, दर्शाना है। तो कैसे करेंगे? हम किलोमीटर को किसी एक साइड में, लीटर को किसी एक साइड में रख लेते हैं, लीटर। अब हम लोग ग्राफ पर कुछ चिन्ह लगाना शुरू करते थे, जैसे
जहां पर रेखा कटती है वो हमारा है 0 पॉइंट, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, किलोमीटर जहां तक भी जाए हो सकता है, लेकिन हमको कुछ डेटा को ही ग्राफ पर निरूपित करना है क्योंकि ग्राफ की कॉपी छोटी सी होती है। और यहां पर हम क्या निरूपित कर रहे हैं? लीटर। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर एंड सो ऑन। तो अब हम पॉइंट्स लगाना शुरू करते थे। क्या डेटा सेट में बोला गया था कि 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो हम लोग क्या करते थे, 10 लीटर और 10 किलोमीटर और 1 लीटर पेट्रोल की जो भी लाइन मिलती थी उस लाइन को हम पॉइंट कर देते थे, क्रॉस पॉइंट। उसी प्रकार से 2 लीटर 20 किलोमीटर में इसका जो भी होगा और इसका जो भी होगा, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन पॉइंट बनता है। उसी प्रकार से 3 का 30 बनेगा, 4 लीटर में 40 किलोमीटर चलेगी तो इसका पॉइंट ये बनेगा। उसी प्रकार से हमारा डेटा सेट बनता चला जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बन जाती है। सीधी रेखा ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस डेटा का। 2 प्रकार के यूनिट्स दी गए हैं, 2 प्रकार की इकाइयां थी, एक हमारी लीटर यानी कि पेट्रोल था और एक हमारा दूरी जिसको किलोमीटर पे हमने नापा। तो हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस डेटा का, ठीक है ना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि हमारे पास डेटा मौजूद ना हो। डेटा का मौजूद होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये सीधी लाइन बन रही है, इसका सीधा मतलब होता है कि हम लोग समान रूप से कार्य कर रहे हैं, समान रूप से क्रिया चल रही है। जैसे कि 1 लीटर में 10, तो 2 लीटर में 20, तो 3 लीटर में 30, तो 4 लीटर में 40, तो 5 लीटर में 50, तो 6 लीटर में 60। यानी कि हम एक समान रूप से इस ग्राफ पर बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि एक समान डेटा हमारे पास आता है। तो दोस्तों एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया ग्राफिंग कैसे करते हैं। लर्निंग कर्व सीखने में इस चीज का बहुत महत्व है। यदि आपने इस चीज को नहीं सीखा होगा तो आपको जरूर रटने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो 4 प्रकार के ग्राफ मैंने बनाए। सबसे पहला ग्राफ, इसमें आप देख रहे हैं सीधी लाइन बन रही है। दूसरा ग्राफ, इसमें लाइन कुछ उत्तल लेंस देखा है आपने, उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो ये उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लाइन बन रही है, कॉन्वेक्स कर्व है ये थर्ड ग्राफ है, ये कुछ ऐसे करके बन रहा है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस जिसको हम लोग अवनत या जिसको हम लोग कनकेव लेंस भी बोलते हैं। और ये जो चौथा ग्राफ है इसमें आपका अवतल भी है और उत्तल भी है, यानी कि मिक्स है, मिश्रित है। तो हमारे 4 प्रकार के ग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन ये क्यों बने? मान लीजिए ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो ये बनते कहाँ से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डेटा मान लेते, ये हम सीखने की गति का ग्राफिक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं? सीखने की गति, यानी कि जो आपकी प्रगति है, आपने जो कुछ भी आपको सीखने के लिए दिया गया या आपने बच्चों को सिखाया, तो जो उसकी गति है उसको हम लोग समय के साथ साथ, दूसरी यूनिट क्या हुई? समय। पहली यूनिट हो गई गति, दूसरी यूनिट समय। तो इन दोनों यूनिट को हम एक ग्राफ पेपर पर रखकर देखते हैं और उस ग्राफ पेपर पर जो भी हमारी वक्र रेखा बनती है उसको हम लोग लर्निंग कर्व, सीखने का कर्व, वो भी समय के साथ कहते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपसे कहा कि समय। अब समय, यदि आपको एक कोई क्रिया दी गई, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि आपको गणित, मैथमेटिक्स, आपको
सीखनी है, ठीक है। और आपके मैथमेटिक्स में 20 चैप्टर्स हैं, 20 पार्ट हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक दिन में, फर्स्ट डे, पहले दिन में आपने सीखा एक चैप्टर, एक पार्ट। दूसरे दिन में दूसरा पार्ट, तीसरे दिन में तीसरा पार्ट, चौथे दिन में चौथा पार्ट और पांचवें दिन में पांचवा पार्ट। इसी प्रकार से 20 दिन तक आप हर एक पार्ट को सीखते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल वही वाली परिस्थिति हमारे सामने है कि जब कोई भी चीज समान रूप से चलती रहती है, इसमें बीच में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि आपने एक ही गति से सीखा, एक ही गति से आप सीखते रहे, तो हमारा उस कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है? सीधी रेखा। कौन सा ग्राफ बनेगा? सीधी रेखा। दूसरा, अगर डेटा आ जाता है हमारे पास एक दिन में, आपने सीखा 4 लेसन, 4 चैप्टर सीख लिए एक दिन में। दूसरे दिन में आपने 8 सीख लिए। तीसरे दिन में आपने 12 चैप्टर सीख लिए। चौथे दिन में आपने 15 चैप्टर सीख लिए। पांचवें दिन में आपने 18 चैप्टर सीख लिए। छठे दिन में आपने 19 चैप्टर सीख लिए और सातवें दिन आपने 20 चैप्टर सीख लिए। अब दोस्तों, इस चीज को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं तो कुछ हमारे पास इस प्रकार का वक्र आएगा। जैसे कि हम यहां पर दिन, डेज को रख ले, यानी कि समय, हमारा समय और प्रगति का ग्राफ है ये। तो समय यहां पर हमारा क्या है? दिन, डे। और यहां पर प्रगति हमारी पाठ में है, यानी कि चैप्टर्स में है। अब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा, सातवां, आठवां हो सकता है, नवा भी हो सकता है, जो भी आपके पास डेटा हो उससे ज्यादा आप बना सकते हैं। यहीं पर आपके पास समान अंतराल वाले पॉइंट्स हैं। आपने पॉइंट्स बनाए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, ठीक है। अब जब आपसे कहा गया कि एक दिन में 4, तो एक दिन में 4 लेसन की बीच की लाइन यहां पर क्रॉस सेक्शन पॉइंट, जहां पर 2 रेखाएं कट रही हैं, क्रॉस सेक्शन पॉइंट। दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से ये ग्राफ बनते हैं। अभी हम लोग इस डेटा के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस डेटा पे कौन सा ग्राफ बन जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सा बनेगा, जो डेटा होगा मुझे केवल उस डेटा को ग्राफ पर बना देना है, बस। अब दूसरे दिन में 8 चैप्टर्स, तीसरे दिन में 12 चैप्टर्स, चौथे दिन में 15। अब दोस्तों यहां पर 16 है, इसका मतलब क्या हो? 16 से थोड़ा सा पहले 15 होगा, यानी कि यहां पर चौथा दिन, पांचवें दिन में 18 चैप्टर, यानी कि 20 से थोड़ा सा कम, और अगर हमारे पास और चैप्टर्स होते, और भी डेटा होता, तो ये ग्राफ दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो कि यहां तक तो सेम समान चला, उसके बाद प्रगति थोड़ी कम हो गई। जैसे कि 4, 4, 8 और 4, 12, 4 चैप्टर्स हम लोग सीख रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया? केवल 3 चैप्टर्स ही सीखे। 12 और 3 15, 15 और 3 18। और फिर हमने क्या किया? 6 दिन में 19वां चैप्टर सीखा। छह दिन में 19वां चैप्टर सीखा।
और 7वें दिन हमने 20वां चैप्टर सीखा। दोस्तों अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये सीधी रेखा चलकर और ये ऐसे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये ग्राफ बन गया। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि पहले तो हमारी प्रगति अच्छी रही, पहले तो हम 4-4 चैप्टर सीखते रहे, लेकिन उसके बाद हमारी प्रगति धीमी हो गई या एक समान हो गई या रुक जैसी गई। तो इस चीज में क्या हुआ, पहले तो हमने अच्छे दर से सीखा, फिर हमारा पठार बन गया। पठार का चैप्टर मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन बन रही है सीधे सीधे आपकी उत्तल वक्र बन रहा है। उत्तल का मतलब उठा हुआ है ना, उत्तल का मतलब उठा हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला ग्राफ बन गया। इस प्रकार के ग्राफ में क्या होता है कि जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो अच्छी दर से सीखता है, लेकिन धीमे धीमे जैसे ही उसने सीखना कम कर दिया, ये ग्राफ आगे जाने की बजाय नीचे ही धीमे धीमे बढ़ता रहा। कुछ भी हो सकता है इसका कारण, उसका मोटिवेशन कम हो गया हो, उसके अंदर प्रेरणा की कमी हो गई हो, उसके अंदर रिसोर्सेस की कमी हो गई, उसके पास पढ़ने वाले सामान न रहे, या उसको कोई ऐसी तनावपूर्ण स्थिति उसके अंदर आ गई हो। तो कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज ये जो चैप्टर है हमारा लर्निंग कर्व्स पर रिलेटेड है। दोस्तों उसी प्रकार से ये प्रगति और समय का एक ग्राफ ये है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो बालक धीमे धीमे सीख रहा है, फिर एकदम से सडनली ऊपर ग्राफ उठ जाता है। ये ग्राफ हमें कैसे प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, पहले तो बच्चा धीमे धीमे सीखता है, जैसे कि पहले समय के साथ साथ तो चला, लेकिन प्रगति हमारी नहीं ऊपर उठ रही थी, और जैसे ही समय यहाँ पर आया प्रगति हमारी एकदम से ऊपर आ गई। ये ग्राफ जो वक्र रेखा है ये हमारी ऊपर उठ गई जाकर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पहले दिन में बच्चे ने 1 चैप्टर सीखा, दूसरे दिन में 2 चैप्टर सीखे, तीसरे दिन में 4 चैप्टर सीख लिए, चौथे दिन में 8 चैप्टर सीख लिए, 5वें दिन में 15 चैप्टर सीख लिए, छठे दिन में 20 चैप्टर सीख लिए। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है इसकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर समय और प्रगति, समय हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 दिन, डे, और प्रगति हमारे चैप्टर्स के रूप में है। हम इसको किस प्रकार से लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20। तो पहले दिन पहला चैप्टर, तो 2 से आधा होगा पहला चैप्टर, ये पॉइंट। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर की ये लाइन, तीसरे दिन 4 चैप्टर्स हो गए कंप्लीट, ये लाइन, चौथे दिन 8 चैप्टर्स यानी कि यहाँ पर आ गए आप, 5वें दिन 15 चैप्टर, दोस्तों 5वां दिन और 15 चैप्टर ये थोड़ा सा 16 के नीचे, छठे दिन 20 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब जब आप इन रेखाओं को, इन पॉइंट्स को मिलाना शुरू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने भी आपको बताया कि बच्चे ने पहले तो समय के साथ साथ धीमी प्रगति की, धीमा अधिगम हुआ, अधिगम की दर स्लो थी बहुत ही, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसके अंदर पुनरावृत्ति होती गई, उसने उस चीज को बहुत ज्यादा जोर देकर पढ़ा और धीमे धीमे उसमें अधिगम अच्छे से प्रभावी तौर पर होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि वो हर पार्ट को जल्दी से सीखने लगा, तो वो एक ही दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर पाया।
तो इस प्रकार से अधिगम का कर्व काफी शार्प उठ गया, एकदम से ऊपर चला गया। इस प्रकार का अधिगम अच्छा माना जाता है। बच्चे के अंदर स्लो एंड स्टेडी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और जैसे ही उसको अच्छा सा मोटिवेशन और मिलना शुरू हो गया, उसने पुनरावृत्ति करना शुरू कर दिया, उसके पास अच्छे से संसाधन मौजूद हो गए, उसके अंदर यहाँ पर कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं रही, तो हमारा ग्राफ जो अधिगम था बच्चे का ऊपर उठ गया। तो सबसे अच्छा ग्राफ हम लोग इसी को मानते हैं, जिसको हम लोग कौन सा ग्राफ कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है, अंदर की ओर दबा हुआ, तो यहां पर काफी शार्प उठान होता है। तो उस प्रकार से हमारा ये ग्राफ ऊपर उठकर जाता है। नेक्स्ट जो ग्राफ है, समय के साथ साथ जो हमारा प्रगति है वो किस प्रकार से बढ़ेगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो आपका कनकेव है, इस ग्राफ को कनकेव बोलते हैं, जो आपका कनकेव है, और कुछ ही समय बाद ये कन्वेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों प्रकार के जब लाइंस एक ही ग्राफ में पाई जाती हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या मिश्रित ग्राफ बोलते हैं। ये क्यों होगा? कोई भी ऐसा डेटा सेट आपके पास आया कि पहले तो बच्चे ने स्लो लर्निंग की, धीमे धीमे उसकी लर्निंग अच्छी होती गई और अच्छी होती गई, लेकिन फिर उसके पास कोई भी तनावपूर्ण स्थिति आई, कोई भी हिंड्रेंस आए, कोई भी रोक या बाधा आ गई, तो यहां पर कुछ स्लोप आ गया जो कि डाउनफॉल हो रहा था, और धीमे धीमे ये एक प्लेट्यू की तरह से होने लगा, जो एक पठार जिसको बोला जाता है, और यहां पर हमारे ये ग्राफ कॉन्वेक्स हो गया। तो दो प्रकार के ग्राफ हैं, एक हमारा कनकेव और यहां पर आपका कॉन्वेक्स। तो जब दोनों प्रकार की रेखाएं, दोनों प्रकार की कर्व लाइंस जो हैं, जब एक ही ग्राफ में पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग मिक्स्ड कर्व लाइंस बोलते हैं या मिक्स्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग कर्व्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये 4 ग्राफ इस टॉपिक में कवर किए गए, जिसमें एक समतल लाइन, दूसरा ग्राफ कन्वेक्स, तीसरा ग्राफ कनकेव, चौथा ग्राफ मिक्स्ड। होपफुली आपको ये चारों ग्राफ रटने नहीं पड़ेंगे, समझकर आप अपने आप ही बना सकते हैं, और ये भी ध्यान करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी कि आपको ये 4 ग्राफ किस किस समय पर बनते हैं। सीधा सीधा सा है कि जितने आपका डेटा सेट जैसा भी होगा उसी प्रकार से वो ग्राफ बन जाएगा, इससे इतर कोई भी ग्राफ नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये लर्निंग कर्व्स समझ में आ गए होंगे, और इससे ज़्यादा आसान शब्दों में इस चीज़ को होपफुली नहीं बताया जा सकता है। मैंने पूरी तरह से एक ग्राफ बनता कैसे है और लर्निंग कर्व्स होते क्या हैं, इनको कवर किया है। यदि कोई आपको समस्या आती तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ, आप सभी लोगों से एक अनुरोध ज़रूर करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट कि हम लोगों को मोटिवेशन और मिलता रहे अच्छे अच्छे वीडियोस और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। सो धन्यवाद, थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। आपका दिन शुभ हो।